Hello friends, how are you? Today in this class we are going to discuss about the solid state. This is one of the chapter, that is the first chapter of class 12th, है ना? Solid state. Solid state is one of the state of the matter out of 3 states which we are knowing. हमको जो 3 स्टेट पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें से सॉलिड स्टेट एक स्टेट ऑफ द मैटर का जो 3 स्टेट हम जानते हैं, और भी तो जानते हैं उससे ज़्यादा, लेकिन हम जो जनरल तौर पे जो हम एक्सेप्ट करते हैं 3 तरह के जो स्टेट है मैटर के, उसमें से एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। तो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर। तो पहले सॉलिड अगर हम लिखेंगे सॉलिड स्टेट, दैट इज द स्टेट ऑफ ए मैटर, and we are now going to discuss about the characteristics of solid। बच्चों ये एक ऐसा सब कॉन्सेप्ट है, आप बगैर पढ़े भी लिख सकते हो, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी में हर वक्त इसके संस्पर्श में आते हो, इसके बारे में आपको पता होता है, आप इसके साथ जुड़े हुए हो, है ना। सॉलिड का जो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखेंगे, आप बचपन से ही जब भी आप पैदा हुए उसके बाद आप सॉलिड के देखते हो, लिक्विड को देखते हो, गैसेस को देखते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आया, मान लीजिए राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, तो यू कैन राइट इजीली। पहले क्या है, आप देखिए शेप, हम जानते हैं ना सॉलिड, पहले क्या लिखते हैं, एक नंबर 1 डेफिनाइट शेप, है ना। सॉलिड पोजेसेस डेफिनाइट शेप। सॉलिड का एक शेप डेफिनाइट है, क्यों? बिकॉज इन सॉलिड द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, आइदर एटम से वो बना हो या मॉलिक्यूल से बना हो। अगर हम आयरन की बात करते हैं, आयरन एटम से बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये इतना क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो डिस्प्लेस होते नहीं है, यानी वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, तो उनका एक शेप डेफिनाइट है, ये आपको पता है। दूसरा वॉल्यूम, दूसरा डेफिनाइट वॉल्यूम। ऑल्सो सॉलिड पोजेस डेफिनाइट वॉल्यूम, है ना। मान लीजिए हम लोहा का पीस लेते हैं, आयरन का पीस लेते हैं, तो उसका वॉल्यूम एक कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट है? वही बात है, बिकॉज दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ऑल द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ दैट सॉलिड इज वेरी क्लोजली पैक्ड एंड दे आर नॉट डिस्प्लेसिंग फ्रॉम देयर प्लेसेस। वो अपने प्लेस से हिलते नहीं, समझ गए आप। उसके बाद कॉम्प्रेसिबिलिटी, नंबर 3 कॉम्प्रेसिबिलिटी। बच्चों कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है? अगर हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं तो दैट इज हैविंग द कंप्रेसिबिलिटी, लेकिन सॉलिड को प्रैक्टिकली हम कंप्रेस नहीं कर सकते। मान लीजिए आप लोहा को लेते हो, आप कंप्रेस उसको कर सकते हो क्या? उसका वॉल्यूम को क्या बदल सकते हो, जो कम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सो सॉलिड्स आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, समझ गए? भी आप लिख सकते हैं अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद स्लो डिफ्यूजन, अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, नंबर 4 स्लो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या आपको मालूम है? अगर गैस एक लेते हैं, दूसरा गैस लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं, गैस दूसरी जगह क्या होगा, डिफ्यूज हो जाता है ना, उसके अंदर घुल मिल जाता है। डिफ्यूजन ऑफ वन गैस इनटू अनदर। यहाँ सॉलिड, अगर सॉलिड को लेंगे, बिल्कुल डिफ्यूजन नील होगा या वेरी लिटिल डिफ्यूजन, नो। सो दिस इज कॉल्ड एज solids possess very slow diffusion character, ठीक है ना। सॉलिड्स का डिफ्यूजन कैरेक्टर बहुत ही कम है। उसके बाद क्रिस्टलाइन स्टेट, दिस इज इंपॉर्टेंट। हर सॉलिड यानी जितने सॉलिड्स होते हैं उनका एक
क्रिस्टलाइन स्टेट यानी एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, सभी का तो नहीं होता है, लेकिन दे आर हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सॉलिड्स पोजेस क्रिस्टलाइन स्टेट। कैसे? मान लीजिए वो नमक को देखते हैं, नमक इज ऑल्सो हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, है ना। जो क्रिस्टलाइन इनका रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इनके अंदर जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या आयन्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर, दैट्स व्हाई दे पोजेस ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आप समझ गए? तो सॉलिड्स डू हैव ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। उसके बाद रिजिडिटी, सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। रिजिड का मतलब क्या है? एक जगह से एक जगह हिलना नहीं, रिजिड, ही इज वेरी रिजिड इन हिज नेचर, वो अपना नेचर नहीं बदलता है। मान लीजिए ये सॉलिड है, सॉलिड का एटम से इसे सट के रखा हुआ है ना, ये क्या करते हैं, दीज एटम्स कैन नॉट स्लीप ओवर अनदर, ये एटम इसके ऊपर स्लीप नहीं करता है ना, तो अगर स्लीप नहीं करता है तो क्या होते हैं, ये बिल्कुल रिजिड होते हैं। अगर स्लीप करते हैं वेरी स्लो, अगर उसको हम बहुत टेम्परेचर देंगे, वो कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, वो स्लीप करेगा। तो दीज आर वेरी रिजिड बिकॉज उसके ऊपर फिसलता नहीं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाई डेंसिटीज। सॉलिड्स पोजेस हाई डेंसिटीज। डेंसिटीज का फॉर्मूला क्या है? m/v, मास पर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम होगा, मास ज्यादा होगा, तो क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा। इनका वॉल्यूम, बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड, तो क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, तो वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन मास क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसका क्या, डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है ना, दैट इज ऑब्वियस। उसके बाद MP, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। solids have high MP and BP। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? सॉलिड को मेल्ट करता है जब उसको हम इतना एनर्जी देंगे, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटना चाहिए, वो टूटेगा तभी वो दूर जाएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लेकिन इनके बीच में जो इनके अंदर जो होते हैं, क्या होते हैं, हमारा मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड विथ वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत से हमको एनर्जी चाहिए होता है, यानी वी नीड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, दैट्स व्हाई इट्स MP एंड BP आर वेरी हाई। ठीक है, तो बच्चों ये आपको पता चल गया। इसमें आप अपने भी लिख सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल आप डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड ही है। उसके बाद विल गो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, solids can be classified into broadly two categories with respect to their arrangement of constituent particles। उनके अंदर जो constituent particles होते हैं, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स और आयन्स हो, ये को किसी तरह अरेंज हुए हैं, that depending upon that arrangement it is classified into two categories। Number one, crystalline solid, दूसरा amorphous solid। based on arrangement, we can write based on arrangement of constituent particles, may be atom और आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है ना, दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एक अमोर्फस। और एक दूसरा कैटेगरी है, सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज बेस्ड ऑन बाइंडिंग फोर्सेस
नंबर 1 आयोनिक सॉलिड, नंबर 2 मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर 3 कोवैलेंट सॉलिड, और इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड। चौथा मेटालिक सॉलिड। समझ गए? दो तरह क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन सॉलिड्स क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। ये एक हो गया, दो तरह के क्रिस्टलाइन, एक अमॉर्फस। दूसरे क्या है? बेस्ड ऑन बाइंडिंग फोर्सेस। व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर देयर एज बाइंडिंग फोर्सेस इन बिटवीन द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सॉलिड। सॉलिड के बीच में जो एटम्स है, आयन्स है, वो एटम्स और आयन्स को कौन सा फोर्स उसको बांध के रखा हुआ। व्हाट इज द टाइप ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस? कितना है? नंबर 4 तरह के, एक आयोनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, अभी हम इसको मिटाते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं अभी एक एक करके। व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज अमॉर्फस सॉलिड। Crystalline solid and amorphous solid. What is crystalline solid and what is amorphous solid? And what is the difference between them और what is the resemblance between them? उनके बीच में सादृश्य क्या है और डिफरेंस क्या है, हम उसको एक बार में डिस्कस करते हैं. So can write if any type of question is coming, if the definition is coming, then can write as we will write the definition first, no? Then the difference as well the resemblance, no? और similarity. अब देखिए नंबर 1 crystalline state we write crystalline geometry. क्या है उसको? कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री कहते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री. The solids in which the constituent particles, इसमें क्या है? एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न फॉर ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर. The solids in which the constant particles, atoms, ions and molecules are arranged in a regular pattern for a long range order. Regular pattern means क्या है? आप देखे होंगे कहाँ ईट का अगर ये रखा हुआ है, हीप रखा हुआ है, ईट आप लाते हैं ना घर में, ईट आता है काम होने के लिए, या स्टोन आता है जो साइज स्टोन. आप ईट को कंसीडर कीजिए. जो ईट से आप घर में हीप, उसका ईट का हीप आप जमा करते हो. ईट कैसे अरेंज वे में जमा होता है ना, ईट जो लाते हैं आपके घर में, अगर इसमें ट्रैक्टर में आता है या ट्रक से आता है, वो कैसे अरेंज होकर रखा हुआ है. दैट अरेंज्ड हीप ऑफ ब्रिक्स, उसको कहते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. समझ गए आप? जो ईट का हीप होता है, ईट जहाँ जमा करते हैं ला के, कैसे उसको साइज करके अरेंज हुए में रखते हैं, वो एक एग्जाम्पल ऑफ एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. एक एक ईट को हम एक यूनिट सेल बोलेंगे. यानी ईट के अगर ईट के अंदर कुछ एटम्स, मान लीजिए उसका 8 कॉर्नर्स में एक एटम्स हैं, है ना, तो उसको एक यूनिट सेल बोलेंगे. और ईट ऐसे ही साइज करके अरेंज में रखा हुआ है, दैट हीप इज नोन एज ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. हम उसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्योंकि ईट जो है दे आर अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर, है ना. यहाँ लिखा हुआ है द सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स. वो जो ईट है, इसके 8 कर्नर, ब्रिक्स का 8 कर्नर्स में मान लीजिए हमारा ईट है, या हम अभी बनाते हैं, यहाँ अभी ईट बनाते हैं. आप देखिए ये जो ईट है, मान लीजिए ईट के 8 कर्नर में इधर एक एटम, इधर एक एटम, इधर एक एटम, इधर एक, ऐसे 8 एटम्स है ना. तो ये जो एटम्स है ऐसे ही ईट के साथ साथ पास बगल में रखा हुआ है, सीरीज में रखा हुआ है, अरेंज ऑर्डर में रखा हुआ है.
तो ये क्या हुआ, कौन से पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स भी रेगुलर ऑर्डर में रखा है, आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न फॉर ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ऐसे ही ईट पास 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 रखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमोर्फस सॉलिड्स क्या होगा, नो, ऐसे इसको बस लेंगे, द सॉलिड्स इन व्हिच द कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न फॉर ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बस नॉट लगाएंगे वहां, तो क्या लिखेंगे, द सॉलिड्स इन व्हिच द कांस्टीट्यूएंट particles are not arranged in a regular pattern for a long range order। इसका एग्जाम्पल आप जो चिप्स जमा होता है ना, रास्ते के साइड में आप देखो चिप्स आता है, जमा हो जाता है, तो चिप्स का कोई रेगुलर साइज नहीं होता, पहली बात है, चिप्स का कोई साइज होता है क्या, कोई साइज नहीं होता है, और चिप्स ऐसे ही जमा कर लेते हैं, वो एक रेगुलर पैटर्न में नहीं होता है। तो हीप ऑफ चिप्स हम अगर इसको बोलेंगे तो ये चिप्स को हम इसको बोलेंगे क्या, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमोर्फस स्ट्रक्चर। समझ गए आप, हीप ऑफ चिप्स और इधर हीप ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स को जहाँ जमा करते हैं साइज से उसको बोलते हैं, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, और यहाँ जो हम चिप्स जमा करते हैं दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमोर्फस स्ट्रक्चर। आप समझ गए। तो दूसरा क्या है इसका, अगर हम दूसरा देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज द क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम इसको डिस्कस करें, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों में एमपी ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज वेरी हाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज वेरी हाई, एमपी of crystalline solids are high. This is low, this is low as compared to crystalline solid। ठीक है, इसका हाई है, इसका लो है, क्यों भाई, इसका कारण क्या है, इसका एमपी क्यों ज़्यादा है, इसका एमपी क्यों कम है। आप एक चीज़ देखिए, अगर ये ईट का जो आपका साइज में रखा हुआ है, मान लीजिए मैं उसके ऊपर जाके कूदता हूँ, ईट का गिर जाएगा, नहीं गिरेगा, बिकॉज ईट आर द ब्रिक्स आर अरेंज इन वेरी रेगुलर मैनर, उसके ऊपर आप खड़े हो जाओ ईट गिरेगा नहीं। लेकिन अगर आप हिप्स के ऊपर खड़े होते हो तो हिप्स क्या होगा, इसके हिप्स का जो चिप्स का जो हिप्स है उसके ऊपर आप खड़े होता हो, ये चिप्स क्या होगा, दूसरी तरफ फिसल जाएगा ना, ये चिप्स इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, आप इसके ऊपर खड़े भी नहीं हो सकते, अगर खड़े हो गए तो ये हिप्स क्या फिसल सकता है, नो, समझ गए, बिकॉज हियर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हियर हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो अगर हम उसको देंगे हीट देंगे, हीट तो इज आई एम ऑल्सो अप्लाइंग एनर्जी और यू आर ऑल्सो अप्लाइंग एनर्जी फॉर स्टैंडिंग ऑन दैट, सो इंस्टेड ऑफ अस वी आर अप्लाइंग हीट, अगर हीट देंगे तो हीट क्या करेगा, पहले उसका बांध को तोड़ेगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा, तो इसको आसान, यहाँ डिफिकल्ट होगा, यहाँ आसान होगा, तो एमपी इसका ज्यादा होगा और एमपी इसका कम होगा, समझ गए। उसके बाद आइसोट्रोपी एंड अनआइसोट्रोपी, दिस इज इंपॉर्टेंट, नंबर 3, आइसोट्रोपी एंड अनआइसोट्रोपी। अगर हम इसके लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर अनआइसोट्रोपी, अनआइसोट्रोपी इन नेचर, अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। इसका क्या होगा, अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। बच्चों आइसोट्रोपिक क्या है, अनआइसोट्रोपिक क्या है ना, तो आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक मीन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉलिड्स आर डिफरेंट और वेरीड लेंथ वाइज और विड्थ वाइज और ब्रेथ वाइज, यानी हर तरह से अगर हम उसका देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, उसका कंडक्टिविटी अलग होगा, समझ रहे हैं आप, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज उसका अलग होगा। मान लीजिए सॉलिड है, ये एक ईट है,
ईट का अदर इधर से हम इसको रिफ्लेक्ट इंडेक्स मापते हैं लेंथ वाइज, तो इट विल बी नॉट इक्वल टू बाय द ब्रेथ वाइज और बाय द विड्थ वाइज। आप समझ गए, बाय द ब्रेथ वाइज और बाय द विड्थ वाइज और द लेंथ वाइज दैट मे वेरी, सो दैट इज नोन एज अन आइसोट्रोपिक नेचर। आप समझ गए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है 3D, अगर हम 2D 3D की बात करते हैं, इसका लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज और हाइट वाइज में क्या होगा, फर्क हो जाएगा, तो हम इसको बोलते हैं अन आइसोट्रोपिक इन नेचर। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इट विल बी सेम, एवरेजली सेम, क्योंकि इसका हमने बताया आपको दिस इज नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, सो आर आइसोट्रोपिक नेचर, दिस इज नंबर 4, हमारे सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक नेचर। ये लेकिन इधर से आप देखिए, इधर से देखिए, इधर से देखिए और इधर से देखिए, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सारे इक्वल होगा। आप समझ गए, दैट इज आइसोट्रोपिक नेचर और अन आइसोट्रोपिक नेचर। तो बच्चों हम इसको बिठाते हैं, फिर चौथा पॉइंट अब लिखेंगे ना, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए चौथा पॉइंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्लीवेज। क्लीवेज क्या है, इफ क्रिस्टलाइन solids are caught with a sharp knife, the resultant pieces will have uniform surface और प्लेन सरफेस। क्या है, मान लीजिए ईंट को लेते हैं हम, इसको बिल्कुल नाइफ लेते हैं, बिल्कुल जो धार वाला नाइफ, इसको काटते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का साइड बिल्कुल बराबर, जहाँ कटेगा ना ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कट विद ए शार्प नाइफ, द रिजल्टेंट पीसेस, जो दो पीस होगा विल हैव यूनिफॉर्म सरफेस, इसका भी यूनिफॉर्म होगा, प्लेन सरफेस हो जाएगा, ये इसका सरफेस। समझ गए आप, ईंट को अगर ला के चाकू से काट देते हैं हम बिल्कुल बीच से, तो दोनों का साइड क्या होगा, जो दो पीस में टुकड़े में बढ़ जाएगा, वो दोनों का सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा। लेकिन यहाँ वैसे नहीं होगा। इफ amorphous solids are cut by a sharp knife, sharp edged knife, right, sharp edged knife, the resultant pieces will not have यूनिफॉर्म सरफेस। समझ गए, ये आपको समझ आएगा, दैट इज क्लीवेज। लास्ट वन सिमेट्री, नंबर 5 सिमेट्री। बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पोजेस सिमेट्री, दीज सॉलिड्स पोजेस सिमेट्री or symmetrical nature in their structure. They don't possess symmetry. They don't possess symmetry. Symmetry का मतलब क्या है, आप देखिए ये जो ईंट है, ये ईंट एक सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब अगर आप इसको बीच में से काट दो या इधर से काटो, दिस सिमेट्रिकल इन नेचर, नो। अगर एक ईंट को दूसरा ईंट को मिलाएंगे, दैट इज सिमेट्रिकल इन नेचर। समझ रहे, सिमेट्रिकल मीन्स क्या है, सिमिलर सिमेट्रिकल, नो। तो अगर हम इसको बीच में काटते हैं, इधर जो होगा इधर होगा, बीच में काट देंगे इधर होगा इधर होगा, लेकिन ये नहीं होगा। अगर हम जब ये बात कर रहे थे हम चिप्स का, ये ऐसे ऐसे जमा हुआ है, इसको हम करेंगे तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल। दिस इज नॉट सिमेट्रिक, नो, so they don't possess symmetry. This was all about the characteristics of crystalline and amorphous solids. अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे types of solids on the basis of binding forces in between them, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, है ना। बाइंडिंग फोर्सेस के हिसाब से सॉलिड्स 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड,
number 2 ionic solid, number 3 covalent neutral solid and number 4 metallic solids. No, so पहले हम शुरू करते हैं molecular solids. The solids in which the constituent particles are molecules and they are held together with a weak van der Waals force of attraction between them. Example, SO2, I2, HCl भी हो सकता है हमारा, ठीक है ना। ये क्या है? द सॉलिड्स इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, यानी ये सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स अपने बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज वीक वैन डर वाल्स फोर्स। समझ गए आप? मॉलिक्यूलर सॉलिड मींस फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू कैन आइडेंटिफाई दैट द सॉलिड्स कंटेन्स मॉलिक्यूल्स एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है ना। Then molecular solid also classified into again two types. Number 1, polar molecular solid. Number 2, non-polar molecular solid. तो पहले हम डिस्कस करते हैं ये मॉलिक्यूलर सॉलिड दो तरह में क्लासिफाई होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो पहले हम लिखते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। बहुत इसके नाम से भी आपको ये पता चल हो जाना चाहिए, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मींस द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे मस्ट बी पोलर इन नेचर। वो क्या होना चाहिए? पोलर होना चाहिए, तभी हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे, यानी जो वो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलर नेचर होंगे। तो हम अगर एग्जांपल लेते हैं, आप देखिए NH3, अगर NH3 सॉलिड से फाइड कर देंगे तो NH3 से पोलर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। और HCl दैट इज आल्सो पोलर, SO2 दिस इज आल्सो पोलर। सो अगर NH3 का हम सॉलिड लेंगे, HCl का सॉलिड लेंगे, SO2 का सॉलिड लेंगे, दीज आर द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आप समझ गए ना। तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं, हाउ दे आर बाउंड विथ ईच अदर, व्हाट आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन दैट, यू राइट द सॉलिड्स, द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इन व्हिच द constituent molecules, the constituent molecules are held together with a dipole-dipole interaction, with a dipole-dipole interaction. We can write it with a strong dipole-dipole interaction, है ना। strong dipole-dipole interaction क्या है? ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, ये कौन सा बॉन्ड से रहते हैं? स्ट्रॉन्ग डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन क्या है? आप समझिए इसको। ये स्ट्रॉन्ग डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन जो है ये क्या है? मान लीजिए हम HCl लेते हैं ना, ये HCl क्या है? H और Cl, दिस इज पोलर बिकॉज इसके बीच में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके तरफ होगा? क्लोरीन की तरफ ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये नेगेटिविटी हो जाता है, पॉजिटिविटी हो जाता है। तो HCl एक मॉलिक्यूल, मान लीजिए दूसरा HCl लेते हैं, तो इसका भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो क्या होगा? ये जब ये अपने पास पास रहेंगे तो क्या होगा? इधर फिर क्या होगा? HCl माइनस
तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आप समझ गए, ये तो इनका पोलरिटी है, दोनों का एचसीएल का पोलरिटी, इसके बीच में पोलरिटी है, इसके बीच में पोलरिटी है, और ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल में दिस इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी इसका डाइपोल है, इसका भी डाइपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, तो ये नेगेटिव लेता है, ये पॉजिटिव लेता है, इसका भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, दिस इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी हर मॉलिक्यूल एचसीएल का मॉलिक्यूल हर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डाइपोल, इसका पॉजिटिव से उसका नेगेटिव, उसका नेगेटिव से इसका पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज नोन एज, दिस इज आल्सो स्ट्रांग फोर्स, दिस इज स्ट्रांग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आप समझ गए, हमने एचसीएल का एग्जांपल लिया, NH3 भी वैसे ही होगा, SO2 भी वैसे ही होगा। तो ये क्या हो गया, द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इन व्हिच द कांस्टेंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ए स्ट्रांग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जांपल्स हमने लिखा NH3, HCl एंड SO2। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं, नंबर 1 दे आर सॉफ्ट, नंबर 1 दे आर सॉफ्ट, और these are soft and possess high melting point। MP क्यों, they are soft, ये तो बात समझिए, ये सॉफ्ट होते हैं, दूसरा इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि यहाँ स्ट्रांग डाइपोल डाइपोल मूवमेंट है, अट्रैक्शन है, तो इनका MP क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए आप। एंड नंबर 2 आई, these are generally liquids or gases, liquids or gases in or at room temperature, at room temperature। ये क्या होते हैं, at room temperature में गैसियस स्टेट में रहते हैं और लिक्विड स्टेट में रहते हैं। और तीसरा, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एचसीएल इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले पाता बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हाई हीट ऑफ, लास्ट हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको आप याद रखिए। दीज आर सॉफ्ट, पोजेस हाई एमपी, और ये गैसियस और लिक्विड स्टेट में रहते हैं अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, और दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इनका हाई हीट ऑफ वेपोरेशन होता है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं दूसरा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, हम इसको भी मिटाना है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स in which the constituent molecules are non-polar in nature and they held together with ये वीक डिस्पर्सन फोर्स, विथ डिस्पर्सन फोर्स। ये डिस्पर्सन फोर्स क्या है, इसको भी कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। समझ गए, ये नाम से ही आपको पता चल जाना, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी जो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे शुड बी नॉन पोलर इन नेचर, वो पोलर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इन व्हिच द कांस्टेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर एंड दे आर हेल्ड टुगेदर विद वीक डिस्पर्सन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स क्या, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब यहाँ भी याद रखिए, सारे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सभी मॉलिक्यूल्स नहीं होते, अगर एटम्स होंगे कांस्टेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। अगर नोबल गैसेस बचे तो मॉलिक्यूलर में होते नहीं, हीलियम हो या नियॉन हो, आर्गन हो, तो ये चीज एनी में रहते हैं ना, तो सिर्फ एटम में ही रहेंगे।
कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑन गैसेस आर नॉन पोलर इन नेचर, सारे नॉन पोलर ही होते हैं। तो नॉन पोलर का मतलब क्या आपको तो पता है। नॉन पोलर मान लीजिए हम लेते हैं H2, I2, CO2, ये सारे नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि H और बीच में जो H है इनका जो शेड पेयर है वो तो बीच में ही रहेगा ना, तो पोलरिटीज पर नहीं आएगा। I2 ऐसे ही, अगर I और I हम लेते हैं तो इनके बीच में भी क्या होगा, शेड पेयर क्या होगा, बीच में ही रहेगा। तो यहाँ दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किसी फोर्स में रहते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या है। मान लीजिए हम हाइड्रोजन गैस का डिस्कस करते हैं, तो H H है, यहाँ भी H H, वैसे ही यहाँ बहुत सारे H H होंगे ना एक सॉलिड में। तो ये जो होते हैं इनके H H बीच में, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना है इसका भी उतना ही है। तो इनके बीच में डाइपोल कैसे इंड्यूस होता है, बाय द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम रखते हैं, मान लीजिए H2 गैस हम एनवायरनमेंट रखते हैं ना, तो वहां अगर उसके चारों तरफ बाय प्रेजेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड और एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और कोई दूसरा मॉलिक्यूल रखा हुआ हो कुछ हो, तो उसके प्रभाव से क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है ना, डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। मान लीजिए इस पे माइनस आ जाता है, इस पे प्लस आ जाता है। इसको और आपको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए एक हाइड्रोजन, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, घूम रहा है ना। अगर ये हाइड्रोजन एटम का चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, या मान लीजिए हमारा HCl रखा हुआ है, इसका क्या है, HCl का H प्लस Cl माइनस, Na छोड़ दीजिए, H प्लस Cl माइनस। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी जो डाइपोल है वो क्या होगा, इसके प्रभाव से ये जब इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों तरफ बराबर होके, एक समय आएगा इसके तरफ ज्यादा ये थोड़ा क्या हो जाएगा, इस तरफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, समझ गए। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिविटी विल ग्रेजुअली इंक्रीज, समझ गए। तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इंड्यूस हो जाएगा डाइपोल, पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा। तो अभी क्या होगा, और यू रिमेंबर दिस इज ए टेम्पररी फोर्स, क्योंकि इंड्यूस होता है ना, अगर हम इसको यहाँ से सेल बाहर उसके बाहर से ले जाते हैं तो ये फोर्स खत्म हो जाता है। वही इंड्यूस फोर्स है, ये इनको बांध के रखा हुआ है, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, और इसको बोलते हैं वीक डिस्पर्सन फोर्स व्हिच होल्ड्स टुगेदर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, व्हिच होल्ड्स टुगेदर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और नॉन एटम भी हो सकते हैं अगर नोबल गैस हो तो। आप अभी समझ गए। तो इनका एग्जाम्पल क्या है, H2, I2, CO2 हमने और क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया He हो सकता है, Ne हो सकता है, आर्गन हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, क्योंकि ये एटम है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। समझ गए, H2 नॉन पोलर, I2 नॉन पोलर, CO2 नॉन पोलर, ये भी सारे नॉन पोलर एटम्स हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वीक डिस्पर्सन फोर्स इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आप इसको अच्छी तरह याद रखिए। अभी हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लिखते हैं। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे पोलर का था, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ना, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखते हैं। इसका नंबर है, दीज आर ऑल्सो सॉफ्ट, दीज आर सॉफ्ट विथ लो MP, विथ लो MP, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्यों कम होता है भाई, इनका जो फोर्स है दैट इज वीक वीक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, दैट्स व्हाई MP क्या होता है, लो होता है, विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। आप समझ गए ना। MP इनका क्यों कम होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक डिस्पर्सन फोर्स और इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। दूसरा बात है, दीज आर गैसेस और लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। अभी हमने आपको बताया रूम टेम्परेचर में ये भी गैसेस और लिक्विड्स में रहते हैं। और तीसरा, दे पोजेस लो हीट ऑफ वेपराइजेशन। इनका जो वेपराइजेशन हीट है ये भी लो है। लास्ट टू, they are also bad conductors of electricity. समझ गए बच्चे, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स
डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज ए होल, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए देयर मस्ट बी द फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन शुड बी देयर, बट हियर इट कंटेन्स द मॉलिक्यूल्स, सो इट इज not at all possible in both polar and non-polar molecular solids. This was all about molecular solids. अब हम we are switching over to the ionic solids. ठीक है, अभी हमको इसको मिटा रहे हैं. क्या बच्चा, अभी हम लिखते हैं ionic solids. Ionic solids क्या है? ये नाम से भी you can recognize that the solids which contains ions, no? So you can write the solids in which the constituent particles are ions and they are held together by strong electrostatic force of attraction. Example: NaCl, CaCl, BCl2 solids. क्या है? These solids in which the constituent particles are ions and they are held together by strong electrostatic force of attraction. That is example NaCl, CaCl, BCl2. बच्चों ये वो सॉलिड है जिनका कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होता है? आयंस होते हैं, और वो जो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हैं. मान लीजिए NaCl हम लेते हैं, NaCl का Na+Cl-, तो ऐसे रहेंगे. इनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. समझ गए? इसका एग्जांपल हमने दिया, आप इसको याद रखिए. तो इनका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक लिखें क्या होगा आप सोचिए. ये आपको, आप इसको अपने आप भी लिख सकते हैं. क्या होगा बताइए? नंबर 1 में लिखते हैं अगर दीज आर हार्ड, नमक तो हार्ड होता है ना, दीज आर हार्ड एंड ब्रिटिल. These are in solid state at room temperature. Number 3, these are good conductors of bad conductors of electricity at their solid state, but they conduct electricity in their fused or solution state. इसका क्या मतलब? पहला नंबर हो गया these are hard and brittle. नमक को आप देखते ही पता चल जाए नमक हार्ड है और ब्रिटिल भी है ना. दूसरा क्या है? दीज आर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर सॉलिड रहते हैं. तीसरा, दीज आर बैड कंडक्टिविटी. अगर नमक ऐसे ही लेंगे दैट इज बैड कंडक्टिविटी, लेकिन उसका अगर सोल्यूशन कर देते हैं या मेल्ट कर देते हैं या मोल्टन स्टेट लेते हैं तो दैट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है ना. एंड दे पोजेस वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन. समझ गए बच्चों? और एक 5, दे पोजेस और दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ए बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए. सो दैट इज हाई MP एंड BP दे पोजेस. दिस वाज ऑल अबाउट आयनिक सॉलिड्स. सो अभी हम डिस्कस करेंगे दैट इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स. ठीक है बच्चों, कोवेलेंट सॉलिड्स, द सॉलिड्स इन व्हिच द constituent particles
are atoms and they are held together with a strong covalent force of attraction forming a large molecule in 3D structure। क्या है इसका मतलब कोवेलेंट सॉलिड का? द सॉलिड्स इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, ये नाम से तो आपको पता चल जाना चाहिए, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसको नेटर सॉलिड्स भी कहते हैं, आप इसको याद रखिए। दीज आर ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड्स। नेटवर्क सॉलिड्स क्यों कहते हैं हम आपको समझा रहे हैं। अब ये जो कोवेलेंट सॉलिड्स है, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, सारे एटम्स होते हैं और एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ये क्या करते हैं ना, बहुत से एटम अपने बीच में कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करके अगर 3D में देखेंगे लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। दैट इज इन फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसमें बहुत से एटम्स रहते हैं, जैसे डायमंड का होते हैं, उसमें बहुत से एटम रहते हैं किसी तरह। ऐसे देखो, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। डायमंड का स्ट्रक्चर में ये कौन सा एटम बताइए? दिस ऑल आर कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स का 4 बॉन्ड करता है, 4 के सिंगल बॉन्ड करता है। और ये देखिए कैसे हाउ द कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन ए वेव फॉर्म, नेटवर्क फॉर्म, तभी हम इसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड्स। और ये सारे बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना, जैसे कैटनेशन हम कहते हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड सारे बनाते हैं और ये डायमंड बन जाता है। तो ये एक बात है, मैं आपको पूछ रहा हूँ, कार्बन काला है लेकिन डायमंड कैसे है? दैट इज बिल्कुल व्हाइट, चिक करता है ना, इट इज हैविंग ग्रेट शाइनिंग। तो कैसे होता है ये? ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर ऑन कार्बन दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डायमंड। तो अगर आप अपने जिंदगी में प्रेशर बर्दाश्त करना सीखोगे और वो प्रेशर को अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करना सीखोगे, उस प्रेशर को यू विल यूटिलाइज फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ, तो देखना आप भी एक दिन काला से डायमंड के तरह चमकोगे दुनिया में। लेकिन ऐसा नहीं कि कार्बन सही नहीं, कार्बन भी अच्छा है, कार्बन काला है लेकिन वो भी अच्छा है ना। लेकिन डायमंड होने के लिए उसी काला प्रेशर से के भी आप चमक सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। ये इसको कहते हैं नेटवर्क सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स बिकॉज दिस इज अरेंज्ड इन ए नेटवर्क मैनर। डायमंड है ना, तो इनका हम प्रॉपर्टी अब देखते हैं कैसे, कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों किसी एग्जाम्पल तो हमने लिखा है ग्राफाइट, ऐसा ग्राफाइट हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है ना। नंबर 1, these solids possess very high MP and BP। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये आप याद रखिए, कोवेलेंट सॉलिड में वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स जिस प्रेजेंट है, प्रेजेंस है, इसके वजह से इनका हाई MP एंड BP, यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए ना। दूसरा, they are very strong and they possess high heat of evaporation। वेपराइजेशन, इनका हीट वेपराइजेशन भी बहुत ज्यादा है। तीसरा, they are bad conductors of electricity except graphite। ये क्यों बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? क्योंकि इनका फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एक्सेप्ट ग्राफाइट। ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें लेयर स्ट्रक्चर है, तो लेयर स्ट्रक्चर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। तो आप याद रखिए
दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड्स। अभी हम लास्ट सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज मेटालिक सॉलिड नो। तो हम अभी इसको मिटा रहे हैं। लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेटालिक सॉलिड्स। The solids in which the constituent particles are positive metal ions which are surrounded by free mobile electrons. Example: aluminium, gold, silver, copper etc. बच्चों अगर आपको मेटालिक बॉन्ड मालूम है तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट द solids in which the constituent particles are held together by the metallic bond। अगर उसके अंदर मेटालिक बॉन्ड और मेटालिक फोर्स अट्रैक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक बॉन्ड क्या है हम आपको समझा देते हैं यहीं पे। मान लीजिए ये क्या कह रहा है, द सॉलिड्स इन व्हिच द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली मेटल आयंस व्हिच आर सराउंडेड बाय फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए हम लेते हैं कॉपर का लेते हैं या एल्यूमिनियम का लेते हैं, आसान होगा। एलिमेंट का कितना है 13 है, तो 2 8 3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। बस देखिए आखिर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये जो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू मेटालिक बॉन्ड प्रिंसिपल, अगर हम एल्यूमिनियम को लेते हैं तो ये जो 12 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, ये 12 इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करके ये क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दैट इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन विल एस्केप आउट। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, बाहर चला जाएगा। और इसके अंदर जो 12 इलेक्ट्रॉन को लेकर और इसका पॉजिटिव आयंस को सारे पॉजिटिव न्यूक्लियस को लेके ये क्या होगा, एक एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा। आप समझ गए। तो ये जो पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयन बन गया और इसके बाहर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल आया। दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो हम एल्यूमिनियम सीट अगर लेते हैं उनमें कितना करोड़ों या इंडेफिनाइट नंबर्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स होंगे या पॉजिटिव आयन्स होंगे। इसके चारों तरफ तो ऐसे कैसे होंगे, Al प्लस एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में सारे Al प्लस दिस इज मेटल पॉजिटिव आयन होंगे और इसके चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये बिल्कुल दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव आयन एंड दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, इसको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। समझ गए। इसी फोर्स के जरिए में मेटालिक सॉलिड्स फॉर्म होते हैं। आप समझ गए। यानी कोई भी मेटल, इसका आखिर में अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, इजीली जा सकता है, वो क्या होगा, बाकी एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेके और उसका न्यूक्लियस को लेके दैट मेटल इज कन्वर्टेड इनटू ए मेटालिक पॉजिटिव आयन, दैट इज हैबिटिल मेटल पॉजिटिव आयन व्हिच आर सराउंडेड बाय द फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो क्या करेगा, एक मोबाइल दैट कैन बी मूव इजीली और फ्रीली। तो इनके बीच में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, that will create the metallic bond। समझ गए आप। तो एल्यूमिनियम हो या गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, ये सारे क्या करते हैं, मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड मेटालिक सॉलिड्स। आप समझ गए अभी क्लियरली। तो मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। तो बच्चों हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। बच्चों ये मैलिएबल डक्टाइल है, आपको पता है मैलिएबल क्या, हमने पढ़ा था जब अदर फोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। उन्होंने क्या किए थे, बम्बार्ड किए थे, किस पे, गोल्ड फॉइल पर किए थे। गोल्ड फॉइल क्यों लिए थे, गोल्ड क्यों चुने थे,
because gold is metal and that is the most malleable metal in the elements, no? तो उसको हम जितना पतला कर सकते हैं तो these metals possess malleability। और डक्टाइल मीन्स उसको लंबा कर सकते, खुद खींच के जितना लंबा तार कर सकते हैं ना, बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आया, व्हाई इट इज सो? आप देखिए हम बता रहे हैं कैसे होता है। मान लीजिए ये मेटल्स आयन है, सपोज Al प्लस, ये सारे मेटल पॉजिटिव आयन से इधर भी नीचे वही Al प्लस है, सारे ऐसे सटका हुए हैं। इनके बीच में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। तो जब हम ऊपर से उसको प्रेस कर देंगे, वी विल अप्लाई द फोर्स टू मेक देम थिन। शीट बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इसके अंदर आके घुस जाएगा, है ना, इसके अंदर आके आ जाएगा, ये भी इसके अंदर आ सकता है, इसके अंदर आ सकता है। तो क्या होगा, ये बिल्कुल पतला होने का चांस है, यानी इट कैन स्लिप द ओवर लेयर ऑफ द atom positive ions can slip and they will take the space in between the atoms of in between the positive ion metallic ions of the lower layer, है ना, या इसके बीच में जाके रह सकता है। समझ गए आप? तो क्या होता है, मैलेबल। और डक्टाइल भी ऐसे इसी के वजह से भी लंबा हो सकते हैं ना। तो दूसरा, they possess high MP and BP, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तीसरा, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली सो दैट द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। नंबर 4, दे पोजेस मॉडरेट हीट ऑफ फ्यूजन। इनका हीट ऑफ फ्यूजन जो है दैट इज मॉडरेट है। आखिर वाला, दे पोजेस मेटालिक शाइनिंग्स, लस्टर्स, है ना, लस्टर प्रॉपर्टी दे पोजेस। लस्टर प्रॉपर्टी क्यों मेटल्स पोजेस करते हैं, इसका भी एक कारण है। आप देखिए, जब इसके ऊपर लाइट हम डालते हैं तो लाइट किसके ऊपर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इट रेडिएट्स बिकॉज इट विल एक्सेप्ट द लाइट एनर्जी, इट विल आल्सो रेडिएट। तो जब रेडिएट होगा तो दैट विल शाइन। समझ गए आप? डिफरेंस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का लाइट रेडिएट करेगा तो क्या होगा, इट इज शाइन्स, द मेटल शाइन्स। तो बच्चों ये था मेटालिक सॉलिड्स, ऑल अबाउट द मेटालिक सॉलिड्स। आप समझ गए, इसमें मेटालिक बॉन्ड बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो चारों सॉलिड्स डिस्कस किया, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड, आप इसको अच्छी तरह याद रखिए। इसका प्रॉपर्टीज भी याद रखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए, इसका फंडामेंटल्स को भी आप याद रखिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको लगा कि आप समझ गए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप उसको कुछ फायदा मिला, आप समझ गए कुछ फायदा मिला, तो जरूर इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ। ठीक है ना, और हमारे केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।